हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू आर पॉडकास्ट। नाजरीन, आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हम बातें करने वाले हैं वो तमाम जो आपने पहले कभी नहीं सुनी, लेकिन आप हमेशा से पूछना चाहते थे, आप हमेशा से उसके बारे में जानना चाहते थे। पर्दे के पीछे की असल हकीकत क्या है जब बात करते हैं एक औरत की, उसकी बॉडी फॉर्मेशन की, एक मर्द की, उसकी बॉडी फॉर्मेशन की, और फिजिकल इंटीमेसी के हवाले से और बर्थ चाइल्ड के हवाले से, और भी बहुत से जो इसमें मसले मसाइल होते हैं या कौन से मसले मसाइल नहीं होते, रियलिटी क्या है, मिथ क्या है, असल नोशंस जो सोसाइटी में फैले हुए वो क्या है। आज हम कोशिश करेंगे कि वो तमाम जो बातें हैं आपके साथ शेयर करें, तमाम नोशंस क्लियर करें और आपके साथ एग्जैक्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन शेयर करें। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समीना हक, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं ऑब्स एंड गायनी। शी इज़ ऑल्सो लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरोस्कोपिक सर्जन एंड ऑल्सो इक्सी एंड IVF एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam, Bushra. Thank you for calling me again. And thank you for taking out your precious time. It's amazing to have you again at the podcast. So cutting to the chase, मेरा सबसे पहले तो आपसे सवाल भी है और मैं कुछ क्लियर भी करना चाहूँगी और ऑडियंस को भी बताना चाहूँगी कि जिस तरह हमने पिछले पॉडकास्ट में एक केस डिस्कस किया था। पाकिस्तानी सिटीज़न जो थे, एक कपल था जो कि पाकिस्तानी सिटीज़न्स हैं लेकिन उनका सिंध से ताल्लुक़ है और उनका हिंदू मज़हब से भी ताल्लुक़ है, लेकिन सिंध के इलाके में वो रिहाइश पज़ीर थे, जिनकी मिसेज़ जो है अब नहीं रही, जिनसी तशद्दुद का शिकार हो चुकी थी अपने हस्बैंड की वजह से। तो उस केस को डिस्कस करने का हमारा मकसद ये था कि हम लोगों को, नाज़रीन को बता सकें कि इस तरह की अगर सिचुएशन किसी के साथ भी दुनिया के किसी कोने में हो रही है या अगर देखें तो उससे निकल कैसे सकते हैं, सर्वाइव कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो लड़की बची ही नहीं। तो हमारी कोशिश है कि नाज़रीन को हम अवेयरनेस दें। मूविंग ऑन, जब बात करते हैं आपकी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन की जो आपने लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस की, उसके हवाले से बहुत ज़्यादा डिमांड आई है कि आपने वो तो शेयर कर दी कि वी शुड से नो टू सच सर्टेन प्रोडक्ट्स और नो टू सच केमिकल्स या इस तरह की चीज़ें जो मिली हुई हों स्किन पे नहीं लगानी चाहिए, लेकिन उसके लिए ऑल्टरनेट क्या है, उसके लिए बैकअप प्लान या ऑप्शंस क्या है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए, जब आपने कहा कि इनऑर्गेनिक तरीके से हार्मोन्स डेवलप होते हैं औरतों के जिस्म में, जिसकी वजह से बहुत मूड स्विंग्स और प्रेगनेंसी या डिलीवरी में प्रॉब्लम्स आती है। टूथपेस्ट का इस्तेमाल, उनमें जो केमिकल सर्टेन मिले हुए होते हैं वो आपकी बॉडी में टॉक्सिक केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर तो आप टूथपेस्ट नहीं करती, क्योंकि पूरी दुनिया अगर आप देखें आम से टूथपेस्ट यूज़ करती है, लोग ये भी कहते हैं कि सदियों से हम तो इस्तेमाल करें, हमें तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब सिंस हम अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि वी शुड से नो टू सच सर्टेन प्रोडक्ट्स, तो टूथपेस्ट आम और टूथब्रश जो कि मार्केट में दस्तयाब है, उसकी जगह क्या इस्तेमाल किया जाए? बुशरा, कमेंट्स मैंने पढ़े और मुझे बड़ी हंसी आई क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहिबा मेकअप के खिलाफ बोल रही हैं और उन्होंने खुद भी मेकअप किया हुआ है। राइट। तो मैं बताना चाहती हूँ सबको कि ये रिक्वायरमेंट थी इस स्टूडियो की और यहाँ पे मेरा मेकअप किया गया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं लिपस्टिक भी नहीं लगाती और मैं जो लोशन है उसकी जगह मैं प्योर नारियल का तेल जो मेरे गांव से वो कोल्लू का जो बैल राइट, वहाँ राइट, से वहाँ से निकल के आता है, वहाँ से प्योर ज़बरदस्त। आता है और मैं कुछ लोगों को सप्लाई भी करती हूँ ऑन डिमांड। So we can तो have it from you now the या next आई time. जस्ट यूज कोकोनट ऑयल विच इज द रियल कोकोनट ऑयल और वो आपकी बॉडी के ऊपर इतना जबरदस्त इफेक्ट देता है, इतना ग्लो करता That's है amazing. और मैं वही यूज करती हूँ यानी कि सिर्फ। दिस इज़ एन अमेजिंग टिप कि अगर आप सर्टेन क्रीम्स या प्रोडक्ट्स ना इस्तेमाल करें स्किन पर, तो जो ऑर्गेनिक तेल है, नारियल का हो गया एग्जैक्टली या कोई और तेल है, जो वो आप आपको इस्तेमाल सूट कर करता है, सकती बट हैं। कोकोनट ऑयल गिव्स यू अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव लुक। दैट्स एंड अमेजिंग। सेकेंडली, आप चुकंदर का पानी निकाल के रखें, आप थोड़ी देर अपने होंठों के ऊपर लगाएंगे ना उसको, या या एक वो सक हमारी बड़ी खलाएं, जी, चचियां, जी, जी, मामियां, जी। अम्मी यूज करते थे। दैट इज अ बार्ब, बार्क है एक दरख्त का, और राइट, वो आप राइट। उसको होंठों पे लगाएं तो वो ऑरेंजिश टिंज आपके होंठों पे सारा दिन नेचुरल सा रहती है। आपके नेचुरल, कलर उसके आपको दे ऊपर देते आप हैं आपके लिप्स कोकोनट को। ऑयल एज ग्लो, दैट्स जो जो नाइ आपने यू कैन कीप इट एज़ अ ग्लॉस। ग्लॉस, यस। यस। तो कोकोनट ऑयल उस पे लगा दैट्स लें। गुड, तो एब्सोल्यूट। अगर आपने रेडिश पिंकिश करना है तो चुकंदर का रस लगा लें, और अगर आपने येलोइश बीटरूट। ब्राउन करना है तो आप नाइस। वो लगा लें, वो ऑर्गेनिक जो, वेज़। या ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक बात की आपने कि क्रीम्स की जगह जो ऑयल्स हैं उनका इस्तेमाल दे किया जा आर सकता है। अमेजिंग। और इसके साथ-साथ ये जो बताइए, टूथब्रश की बात आपने टूथब्रश की की तो बात वो करी थी मैं। मिसवाक इज द आंसर। और फिर और बहुत सी आप मैं अब हमारे यहाँ हिकमत
फिर से रिवाइव हो रही है, जी, जी। लेकिन उसमें आप वो लें उनकी जो दांत साफ करने की चीज़ें हैं, जो बड़ी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, तो और आप उसके साथ मिसवाक के साथ करें। अब तो मिसवाक प्रॉपर पैकिंग में आती है, राइट, तो लेकिन डॉक्टर साहिबा मैं यहाँ पे आपसे ये पूछना चाहूँगी कि मिसवाक का इस्तेमाल तो कर लिया, हुँ, हुँ, लेकिन अगर आपके मुँह से स्मेल आ रही है या अगर आपको ऐसा लगता है कि स्मेल आ सकती है हुँ, या हुँ। उसको किस तरह अवॉइड किया जा सकता है? यहाँ तक भी है कि पिछले ज़मानों में आप गार्गलिंग करते थे किसी सर्टेन ऑयल के साथ, उसमें कितनी हकीकत है? क्या हम उस चीज़ को भी दोबारा चला सकते हैं ज़िंदगी में या किस स्मेल को कैसे खत्म किया जाए, बैड ब्रेथ? आप टोटली अबैंडन ना करें, मतलब जी, स्पेयरिंगली यूज़ कर सकते हैं चीज़ें। अब वो एक सुबह को उठते हुए, रात को सोते हुए हर मील के बाद वो राइट, वाली प्रैक्टिस ना करें। राइट, अब यू कैन नॉट एक्चुअली स्टॉप डूइंग एवरीथिंग, लेकिन ये कि आप बहुत स्पेयरिंगली उसको यूज़ करें। राइट, राइट। जहाँ आप मिसवाक कर सकते हैं, वहाँ मिसवाक ही करें। फ्लॉसिंग आपने कर ली और खुद फ्लॉसिंग से कर बहुत ली। ज़रूरी है, जब आप राइट, फ्लॉसिंग करते हैं ना, तो जी। वो उस आपके सारे मीट और वो दाँतों में फँसी हुई चीज़ें, वो जब अ, निकल जाती हैं, आप अच्छी तरह उसको जब कुल्ली कर लिया आपने और हाँ जी, एग्ज़ैक्टली, हर खाने के बाद देन तो इट आई विल टोटली देयर स विल बी नो स्मेल। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक। मूविंग फॉरवर्ड, डॉक्टर समीना जब बात करते हैं वर्जिनिटी की या बात करते हैं कंवारेपन की, तो पाकिस्तानी एशियन सोसाइटी या चलिए एशियन सोसाइटी कर ले, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में कंवारापन या वर्जिनिटी के हवाले से हुँ, हुँ। हर किसी के जो वैल्यूज़ है या आइडियाज़ हैं या हम कह सकते हैं माइंडसेट है, वो बहुत रिजिड है इस चीज़ को लेकर। कंवारापन असल में है क्या? कोई हकीकत भी है या बस मिथ है माइंड में? इसके पीछे क्या है? व्हाट इज़ इट? बेटे बॉयज़ का कंवारापन का तो कोई टेस्ट नहीं है, ठीक है ना? यानी तो कि हम बॉयज़ का कंवारापन टेस्ट नहीं कर सकते। no, सो how can देयर you? इज़ नो सच टेस्ट No, there is no रिगार्डिंग such मेल्स, test. राइट? No, no. There is a small tag of skin ऑलराइट, on the girls, which is covering the vaginal orifice, और वो might bleed first encounter में वो bleed कर सकता है, and that is the only test or an indication of virginity of टू a girl. ऑलराइट यू सेड इट माइट। It might. So it means कि it's not It does not necessary always. कि every woman bleed at the first night. No. So how can you actually share it with the audience कि ये एक जो myth है कि Hmm. अगर शादी की पहली रात किसी जो कोई भी लड़की है ब्लीडिंग से नहीं गुजरती फिजिकल इंटीमेसी के बाद तो उसको जो कहते हैं कि वो वर्जन नहीं है या शी सीम्स टू बी नॉट अनमैरिड बिफोर तो उसको किस तरह से हम ब्रेक कर सकते हैं उस नॉर्म को? देखिए ये एक बहुत अलमिया है। हमने हमारे यहाँ इतने एजुकेटेड लोग थे, 2 फैमिलीज़ थीं, इतनी प्यारी वो बच्ची और पढ़ी लिखी और सुलझी हुई और नेक, और उसका तो हम मतलब हम लोग कसम उठा सकते थे कि ऐसा कुछ नहीं, एंड द हस्बैंड ही डिवोर्स्ड हर ऑन द मॉर्निंग ऑफ वलीमा। तो ये इमैच्योर से बच्चे पता नहीं कहाँ-कहाँ से ये बातें सुन लेते हैं कि जी ज़रूर ब्लीडिंग होनी चाहिए। नो, अदरवाइज नो। हाँ जी। कंजेनिटली अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से ही शायद हाइमन ना बना हो, या वो एक्सरसाइजेस कर रही है, ये साइकिलिंग आजकल बच्चियां करती हैं, वो इफेक्ट हो जाता है। फिर हॉर्स राइडिंग कई बच्चियां सीख रही होती हैं। आप अगर जिम्नास्टिक्स कर रहे हैं, आप दूसरी ये जो कंपेटिटिव खेलें हैं उनके अंदर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हाइमन ब्रेक हो सकता है, वो वहाँ नहीं हो सकता, और फर्स्ट नाइट पे ब्लीडिंग नहीं हो सकती। इट इज़ नॉट 100% एन इंडिकेशन ऑफ वर्जिनिटी। ये एक मिथ है, और ये बहुत सी बच्चियाँ इस पे सफ़र करती हैं, और वो बच्ची उसको समझ ही ना आए कि मेरे साथ हुआ क्या है, और अगले दिन वो हस्बैंड साहब डिवोर्स लिख के तो ये जा, वो जा। नहीं तो ये बताइए आपने फिजिकल एक्सर्शन की बात की कि हुँ, आप हुँ। जिमनास्टिक्स करते हैं या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हुँ, हैं हुँ। या आप कोई और अदर जो होती है फिजिकल एक्टिविटीज बच्चे जी, बच्चियां जब करते हैं जी। स्पेशली गर्ल्स तो उसमें भी ऐसा होता है कि ड्यूरिंग दैट कोर्स आपका हाइमन जो है वो ब्रेक कर जाता है, राइट? स्ट्रेच हो जाता है ना, स्ट्रेच तो हो उसमें जाता है। कितने इट चांसेस माइट हैं? नॉट काफ़ी ब्राइट चांसेस होते हैं। ठीक है, और अगर तो अब शादी हो गई है हुँ, हुँ। और जो लड़कों के ज़हन में ये बातें हैं जब आप कह रही हैं कि पता नहीं कहाँ से सीख कर हुँ, आते हैं, तो हुँ। ये हुँ, हुँ। कहाँ से सीख कर आते हैं? आई थिंक घर से ही एक देखिए ये नोशन होता है या ये ट्रेडिशंस कहाँ जो से हैं, ट्रेडिशंस या जी, कस्टम्स आ रहे ये हैं? कस्टम्स चले आ रहे हैं, ट्रेडिशंस चली आ रही हैं। कुछ मुल्कों में ये है, हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में भी कुछ ट्राइब्स में ऐसा है। तो ये ट्राइबल कस्टम्स और जो इस किस्म की रिवायात हैं वो चली आती हैं कि जी दे हैव टू डिस्प्ले डिस्प्ले करना होता है द शीट, बेड शीट, और ये तो
बहुत स्टुपिडिटी है और ये बहुत शर्म की बातें हैं। तो ये बताइए कि क्या ऐसे कोई टेस्ट भी आ चुके हैं जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट्स चल रही होती हैं आजकल कि हाइमेनियल रिपेयर सर्जरीज हैं, आप इसको दोबारा रिक्रिएट कर सकते हैं, उसमें कितनी हकीकत है और क्या वो वाकई आपको लगता है कि इन्वॉल्व होती हैं उसमें लड़कियां? देखिए मैं एस्थेटिक्स, गायनेकोलॉजिकल एस्थेटिक्स में भी मेरा ट्रेनिंग है और मैं वो भी करती हूँ। जी। मेरे पास बहुत सी बच्चियाँ आती हैं, बहुत सी तो नहीं, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ गर्ल्स दे कम और मुझसे रिक्वेस्ट करती हैं कि मैडम ये अगर आप रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कर दें। राइट, एंड यू कैन डू दैट, राइट? ऑफ कोर्स आई कैन डू दैट, एंड दैट्स पॉसिबल। दैट इज़ पॉसिबल। ऑल राइट। तो मैं उनसे कहती हूँ कि बेटे ये तो मैंने नहीं करना क्योंकि मैं आपके साथ पार्टनर नहीं बनूंगी एक झूठ में। जो है वो है, ठीक है? तो अपनी लाइफ जो है वो सच पे शुरू करें। राइट। दिस इज आप एक धोखा दे रहे हैं ना, आप एक झांसा दे रहे हैं कि एक रिकंस्ट्रक्ट कर लिया और राइट। स्टार्ट योर लाइफ विद ट्रूथ, सच के साथ लाइफ शुरू करें। ये बताइए, पूरी दुनिया में कस्टम्स ट्रेडिशंस जो हैं बहुत डिफरेंट है, बहुत मुख्तलिफ हैं। हम्म। कुछ जगहों पे, कुछ ममालिक में कुछ ऐसे कस्टम्स हैं कि शादी की पहली रात, इफ अ कपल गोज थ्रू फिजिकल इंटीमेसी द अदर डे, जो अगला दिन है उस दिन वो चादर लेकर अपना कोई रेड स्पॉट दिखाकर वो घूम रहे होते हैं, सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। व्हाट डज दैट मीन? डू यू थिंक दैट्स एथिकल और टू सम व्हाट इज इट? आप मैं आपसे पूछना इट इज चाहूंगी। नॉन एथिकल, एंटी सोशल, इसको जो भी लफ्ज दे लें। कितनी बुरा वो विक्टिमाइज हो रही है बच्ची अंदर। हो सकता है उसको कुदरती तौर पे हाइमन ना हो और उसको ब्लीडिंग ना हुई हो, उस बच्ची का सोचें। राइट। आई मीन सो हाउ डू मुझे यू जस्टिफाई दैट? राइट। नो, इट इज नॉट जस्टिफाइड या एट मतलब ऑल। हाउ वुड यू एक्चुअली मतलब? नो, इट या शुड बी अबेंडन। ये या हुकूमत की तरफ से ये इस किस्म की चीजें जो हैं, ये आप एक ऑब्जेक्ट की तरह, एक जानवर है या ऑब्जेक्ट है जिसको आप लाके उसका चेक कर रहे हैं कि मशीन पहली बार इस्तेमाल हुई है कि किसी कस्टमर ने सेकंड हैंड गाड़ी दी है। नो, ये तो बहुत ही क्या कहना चाहिए, एक इंसल्ट है एक इंसान। तो फिर इस तरह तो लड़कों को भी वो चेक करें। तो उनको कोई चेक करने का कोई पैरामीटर है या कोई वो बस कुरान पे हाथ रखवा के पूछ लें कि भाई तुमने कभी फिजिकल इंटीमेसी पहले किया कि नहीं, और तो कोई तरीका नहीं है। ठीक हो गया। ये बताइए, शादी से पहले कौन-कौन से टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं, लड़की को और लड़के को दोनों को करवाने के लिए? बेटे ये तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। मैंने तो प्री मैरिटल काउंसलिंग में हम ये सारी लिस्ट ऑफ टेस्ट जो हैं ये हम इंक्लूड करते हैं। जब एक कपल हमारे पास आता है तो वी गिव देम ऑल द टेस्ट, जो कि जैसे कि उनका थायराइड दोनों का चेक होना ज़रूरी है, वो डायबिटिक हैं कि नहीं, उनकी जो है ब्लड टेस्ट जो रूटीन के टेस्ट होते हैं, हेपेटाइटिस बी सी, और उसके अलावा उनकी एड्स का टेस्ट। तो इस तरह के जो नॉर्मल रूटीन टेस्ट हैं वो हम कर लेते हैं। फिर थैलासीमिया ट्रेट है कि नहीं है, अगर दोनों ट्रेट हैं तो फुल थैलासीमिया मेजर आ जाएगा बच्चों में, और अगर एक है तो फिर ट्रेट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हस्बैंड का मैं तो सीमन एनालिसिस के लिए भी बहुत इंसिस्ट करती हूँ कि बाद में प्रॉब्लम्स ना हों, और बच्ची का एक अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, उसके भी कोई फिजिकल डिसऑर्डर्स हैं या वो अम, अ, अ, कुछ और टेस्ट भी हैं जैसे एएमएच का टेस्ट है और हैं वो एडवांस टेस्ट हैं, लेकिन रूटीन के टेस्ट ज़रूर हो जाने चाहिए। ठीक हो गया। यूजुअली जब बात करते हैं डिलीवरी की, जब लड़की ने किसी बेबी को डिलीवर करना होता है तो हस्बैंड्स फोर्स कर रहे होते हैं कि सी सेक्शन की तरफ जाए, नॉर्मल डिलीवरी की तरफ मत जाए, बिकॉज़ नॉर्मल डिलीवरी से क्या होता है कि इट कुड लूज़ इट्स वेजाइना, हम्म। राइट? सो आपको क्या लगता है कि अगर वो सी सेक्शन करवाती है फोर्सफुली तो उससे उसकी बॉडी में हमेशा के लिए क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं? और क्या ये हम कह सकते हैं कि इज़ इट फाइन टू गो विथ सच सर्टेन नहीं बेटे, पहले तो मैं डिसीजन? मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दूं कि इतनी खूबसूरत तरीके से अल्लाह सुब्हान ताला ने ये बॉडी हमारी बनाई है कि डिलीवरी के अगर आप 3 महीने के बाद, 3 या 4 महीने के बाद आप एक वजाइनल एग्जामिनेशन करें स्पेकुलम से और सारा, वो बाकायदा एक नॉन मतलब अनमैरिड बच्ची की तरह वो दोबारा उसके मसल्स की स्ट्रेंथ आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। तो ये तो बहुत गलत फहमी है मतलब नॉर्मल पोज़ीशन पे 3-4 हस्बैंड्स महीने की, के बाद दोबारा आ दोबारा जाता आ है। जाता है। ठीक है। इतनी अच्छे स्ट्रॉन्ग मसल्स पेल्विक
होते हैं कि वो दोबारा उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वापस आ जाती है। तो सिजेरियन सेक्शन इस इंडिकेशन के लिए तो बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। बट यू राइट, मेरे पास बहुत से केसेस आए हैं जिनमें हस्बैंड नहीं माने, उन्होंने कहा जी नहीं, आप सिजेरियन करें, हमने नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवानी। तो ये बात तो सच है। लेकिन उन हस्बैंड्स के लिए मेरा ये पैगाम है प्लीज। कि अननेसेसरी सिजेरियन सेक्शन इस इंडिकेशन पे ना कराएं, वेट करें। 2-3 महीने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ से बेबी डिलीवर हुआ था। राइट। डॉक्टर साहिबा ये बताइए, आजकल पाकिस्तान में ये जो केसेस है बहुत ज़्यादा है कि नॉर्मल डिलीवरी हो रही होती है लेकिन ज़बरदस्ती डॉक्टर्स सी सेक्शन की तरफ चले जाते हैं। इसमें कितनी हकीकत है? इसमें मेरे ख्याल में तो बिल्कुल हकीकत नहीं है। डॉक्टर्स सिजेरियन सेक्शन उसी वक्त करते हैं जब इंडिकेटेड होता है। अब आप ये देखिए कि नॉर्मल डॉक्टर्स का भी दिल होता है कि ये नॉर्मल डिलीवर हो जाए। राइट। लेकिन उनके एक तो पेल्विसेस बड़े छोटे होते हैं, ना वो दूध पीती हैं, ना वो कैल्शियम खाती हैं, ना वो अपना ख्याल रखती हैं, तो पेल्विसेस बड़े छोटे-छोटे और वो बिल्कुल वो स्पेस नहीं दे रहे होते। सेकेंडली, बहुत सी बच्चियों को अब वो बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है। एपिड्यूरल जब हम लगाते हैं उनकी पेन रिलीव करने के लिए, तो वो थोड़ा-सा लेबर को स्लो करता है। एपिड्यूरल में बच्चियां बर्दाश्त तो कर लेती हैं उसको, लेकिन सिजेरियन सेक्शन में एंड होने का चांस बढ़ जाता है। तो इसलिए एपिड्यूरल लगाना, फिर उनके अपनी वो साइकी जो है वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए वो तैयार नहीं होती। तो यूट्रस का माउथ खुलना इज ऑल रिलेटेड टू योर साइकी। ऑल वहीं से राइट। हॉर्मोन्स हैं, वहीं से सब कुछ है, और आप रिलैक्स हैं और आप चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, तो यूट्रस भी ओपन हो जाएगा। बॉडी डज व्हाट यू वांट इट टू डू। ठीक है। उसके बाद जब बच्चियां सोच रही होती हैं कि जी पता नहीं मैंने दूध पिलाना है कि नहीं पिलाना, उनका तो दूध नहीं आता। जो कहती हैं कि मैंने 2 साल बच्चे को दूध पिलाना है, वो साइकी माइंडसेट ऐसा होता है कि ब्रेन उसी तरह करता है। फिर दे हैव सच गुड अमाउंट ऑफ मिल्क कि वो स्पिल कर रहा होता है So, सरप्लस। यानी कि आप जो एग्जैक्टली डिटर्मिनेशन रखेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, जिस तरह से आप अपने डिसीजन मेकिंग है माइंडसेट उसको, होगा हाँ आपका। जी, ब्रेन वैसे ही कोलैबोरेट काम करता करता है। है, वैसे ही यस। फंक्शन करता है। सेकेंडली, आज आपको मैं कल भी मैंने आपको बताया था कि जैसे जीनो एस्ट्रोजन्स हैं और वो राइट। यूट्रस को डिस्टॉर्ट जी करते जी हैं, बिल्कुल। एडिनोमायोसिस उसमें है, जी जी। तो अबॉर्शंस का चांस ज़्यादा है, और उसके बाद फिर वो डिलीवरी में भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इस तरह दिस इज़ अ रॉन्ग एक्यूजेशन के डॉक्टर्स जो हैं वो खामखा सिजेरियंस कर देते हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल। ये बताइए, अगर किसी लड़की के 3 सिजेरियन हो चुके हैं, 3 बार हम्म, सिजेरियन हो चुका है, तो हम्म, कहा जाता है कि वो चौथा जो है वो ऑपरेशन नहीं हो सकता। हाँ। ये हो सकता है या नॉर्मल हो सकता है, नहीं बेटे, 8 सिजेरियन भी हो सकते हैं अगर राइट? अच्छे हाथों में बहुत अच्छी 8 तरह सिजेरियन कह रही हैं आप। यूट्रस की स्टिचिंग हुई हो। यूजुअली 3 के बाद तो सब कहते हैं कि नहीं, चौथा बेबी नहीं किया जा सकता अगर 3 ऑपरेशन हुए हैं। नहीं, दुनिया में 8, मैक्सिमम 8 हो चुके हैं। तो ओह! 5 तो अगर किसी सर्जन ने बहुत अच्छी स्टिचिंग की हुई है, कभी-कभी हम प्रीवियस सिजेरियन को खोलते हैं, 3 सिजेरियन हुए होते हैं, लेकिन उसमें ऐसे लग रहा होता है कि पहली बार पेट खोला है हमने। क्योंकि वो हील हो जाता है, स्टिचिंग्स वो इतनी रीजनरेट कर जाता है। खूबसूरत ठीक, सर्जिकल हैंड के ऊपर डिपेंड करता है। कई ऑलराइट। दफ़ा पहला सिज़ेरियन मेरे पास आया किसी और का किया हुआ, तो वो यूट्रस तक पहुँचना मुश्किल हो रहा होता है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सर्जन, सर्जन ऑलराइट। कैसा है? उसने 5वाँ, छठा बड़ा ईज़िली हो तो सकता जिस है। तरह आप कह रही हैं कि सी सेक्शंस भी हुँ, हुँ। मल्टीपल हो सकते हैं, तो आप सजेस्ट करती हैं कि कोई गैप होना चाहिए या सर्टेन पीरियड तक हीलिंग के बाद कोई ऐसा प्रोसेस भी आप सजेस्ट करती हैं कि बैक टू बैक भी, जैसे नहीं बेटे, बैक टू बैक नहीं हो सकता, बिकॉज़ एक पूरा इंसान उस बॉडी में से निकलता है। बिकॉज़ देयर आर केसेस कि बैक टू बैक लड़कियों के 3-3 सी सेक्शंस, 3 सालों में 3 बच्चे उन्होंने दिए हैं। ये वाइज़ नहीं है, हाँ जी। क्योंकि देखें उसके आयरन स्टोर्स ख़त्म हो गए। अब उसके अंदर स्टोर राइट, राइट। भरेंगे तो फिर है ना, उस बच्चे ने पूरा उसका आयरन ले लिया है, उसकी कैल्शियम ले ली है, उसके प्रोटीन्स ले लिए हैं। ट्रू। तो कुदरत ने बच्चे को माँ के ऊपर पैरासाइट लगाया होता है। यानी माँ हुँ। की हड्डियाँ टूट जाएँगी, लेकिन बच्चा फुली ऑसिफाइड बोन्स के साथ पैदा होगा। ठीक है? वो हार्ट फेलियर में जा सकती है, हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से, खून राइट। की कमी की वजह से। बच्चा पूरी हीमोग्लोबिन के साथ पैदा ये होगा। आपने बहुत अच्छी बात की। द बेबी एक्ट्स एज़ अ पैरासाइट और पैरासाइट, मदर इज़ अ होस्ट। मदर इज़ राइट। द होस्ट। नाइस, नाइस।
कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी राइट नेचर उस न्यू बॉर्न के ऊपर, राइट राइट माँ से खींच खींच के उसको देगी। सो कितने गैप के बाद, अगर एक सी सेक्शन आपका हुआ है तो हम्म कितने गैप के बाद आप दूसरे बेबी की तरफ प्लानिंग करें? जैसे कुरान में है कि 2 साल आप बच्ची को दूध पिलाएं और उतना ही आप उससे थोड़ा सा कम बेटे को पिलाएं। और शुरू में अगर आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ्स के लिए कर रहे हैं तो ओवुलेशन नहीं होती, एग रिलीज नहीं होता। ये कुदरत का निज़ाम है फैमिली प्लानिंग का। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में ओवुलेशन नहीं होती, ज़्यादातर ऑलमोस्ट 90% केसेस में ओवुलेशन नहीं होती, एग रिलीज नहीं होता और प्रेगनेंसी नहीं होती। फिर जब टॉप फीड शुरू करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो फीड कम देनी शुरू करती है, तब कभी कभी ओवुलेशन हो जाती है। तो 2 साल के बाद मेरा ख्याल है 2 साल का गैप तो ज़रूरी ही होना चाहिए। लास्ट सेशन में भी हमने डिस्कस किया था कि आपने बताया था बेबी पैड्स जो होते हैं वो आप घर पे भी बना सकते हैं, तो आप हम्म मुझे प्लीज बता सकती हैं कि अगर तो बाजार से हम इस तरह के इनऑर्गेनिक जो मटेरियल है वो ना यूज करें स्किन के लिए, स्पेशली फॉर बेबीज, जो बच्चों के लिए आप बेबी पैड्स यूज करते हैं, तो घर में कैसे बना सकती है माएँ? बेटे ये बड़ा अच्छा सवाल है, वो मैं आपको डिस्प्ले भी करूंगी, बना के भी दिखाऊंगी। लेकिन बहुत सी माएँ वो रैशेस से बचने के लिए उसमें पेट्रोलियम जेली लगाती हैं, ऑल राइट। ठीक है? और वैज़लीन लगाती हैं और रैशनेल और पता नहीं क्या-क्या। सुमो जेल भी है कोई? नहीं, सोमोजेल तो सोमो मुँह के जेल। लिए होती है। तो ओके। उसमें अब आप पेट्रोलियम जेली, पेट्रोलियम का नाम तो सुने कि वो क्या है? इट इज़ फ्रॉम पेट्रोलियम। सो इट्स नॉट फॉर बेबी रैशेस? इट इज़ फॉर बेबी रैशेज़, लेकिन वो नहीं लगाना चाहिए। वैज़लीन थोड़ा-सा आती वो भी पेट्रोलियम से है, जी। थोड़ी-सी ज़रा सेफ है, रिफाइंड है, लेकिन वो भी है वहीं से आ रही है, पेट्रोलियम से बन रही है। राइट। ठीक है ना? पेट्रोलियम। खौफनाक वो ट्रू बात है। ट्रू। इट कॉजेज़ ऑल सॉर्ट्स ऑफ पॉइंट टू बैड पॉन्डर। थिंग्स। फिर वो जो रैशनल और वो चीज़ें और वो खुशबू की चीज़ें हैं, उसमें फिर थैलेट्स हैं, पैराबेन्स हैं और सारा कुछ है। तो आपने जब बच्चे को रैप करना है तो उसको ऑलिव ऑयल, प्योर ऑलिव ऑयल लगाएं या कोकोनट ऑयल लगाएं। और उसके बाद अगर मेरे पास आप कुछ क्लॉथ दे दें तो मैं आपको वो नैपकिन भी बनाना सिखा दूं। प्लीज मैं भी आपको मंगवा के देती हूँ। हम्म, इसके साथ साथ आपने अगेन थैलाइड्स और पैराबेन्स की बात की, आई थिंक वेस्लिन के प्रोडक्ट्स में भी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है और भी बहुत से जी। प्रोडक्ट्स भी होगी, मैंने तो एक वैसे ही देखा आउट ऑफ हम्म, क्यूरियोसिटी कि इसमें है कि नहीं। हम्म, एनीवेज मूविंग ऑन। जब बात करते हैं एडल्ट्स की, हम्म, जब लड़कियों की बात करते हैं कि आफ्टर व्हेन दे आर गोइंग थ्रू द टाइम ऑफ द मंथ, हम्म, सो बाजार के पैड से बेहतर क्या है कि वो खुद से ऑर्गेनिकली घर पे कैसे बना सकती हैं? इट इज़ वेरी इजी। सो आप ये पहले अपने बारे में डिसाइड करें कि आर यू वन ऑफ देम जिनको बहुत थोड़ा ब्लीड है या एवरेज है या हैवी ब्लीड है। हैवी ब्लीड के लिए आप डॉक्टर के पास जाएं कि हैवी ब्लीड क्यों है। इज इट नॉट नॉर्मल? इट इज़ नॉट नॉर्मल। पहली मिथ जो मैं दूर करना चाहती हूँ लोगों के ज़हनों में वो ये है, बड़ी बूढ़ियों का कहा हुआ जनरेशन आफ्टर जनरेशन आगे ट्रांसमिट हो रहा है कि जी खुल के खून पै गया, बहुत अच्छी बात है। नो, ये आम खून में से आता है, ये कहीं जमा नहीं होता। बच्चियाँ अनीमिक होती चली जाती हैं अगर ज़्यादा खून पड़ रहा है। तो इसलिए जो फिज़ियोलॉजिकल अमाउंट है वो है तकरीबन 60 टू 80 सीसी ओनली, ऑल राइट। बल्कि 50 सीसी ऑन एन एवरेज, एंड नॉट मोर देन दैट? नॉट मोर देन दैट। और 2 या 3 दिन इट शुड बी रेगुलर, बट इट शुड नॉट गो ऑन फॉर 7 डेज एंड वेरी हैवी ब्लीडिंग। नो। सो यूजुअली जहाँ कहा जाता है कि कुछ लड़कियों के सर्टेन केसेस ऐसे होते हैं कि वो कहती है हमें एक दिन होता है, एक दिन नहीं, या वी So जस्ट that गो is थ्रू normal. फॉर 2 days or maybe for So 3 days. that is normal. Some goes for 5 days, even other goes for 7 days exact. So Mhm. what would you say? That is a normal range. That is it a That is a normal normal range? range, but it should not exceed 100 cc in one cycle. All right. इतने दिनों में 100 cc के ऊपर 80 to 100 cc is the maximum they should In use. between अगर गैप्स आते हैं, हम्म, वो भी नॉर्मल है? वो भी नॉर्मल है, ठीक हो गया। बिल्कुल। ठीक। तो ये बताइए, जब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मंथ जिनको बहुत ज़्यादा पेन होती है, हम्म, एब्डोमिनल पेन होती है, हम्म, तो यूजुअली कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर आप मेडिसिन लेंगी सो इट विल नॉट हेल्प यू इन कंसीविंग आफ्टर गेटिंग मैरिड, एंड अ फ्यू अदर सेज कि वी वुड टेक, सो नाउ सी वी आर मदर ऑफ 4 or 5 kids. सो व्हाट डू यू एग्जैक्टली से एज अ डॉक्टर कि अगर आपको बहुत बहुत ज़्यादा पेन है, हम्म। आप मेडिसिन ले सकते हैं या नहीं, या क्या ऑल्टरनेटिव है? बेटे ये भी मिथ दूर करें कि जी दवाइयाँ खाने से तो बाद में बच्चा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा।
हार्मोन्स भी जैसे अनमैरिड बच्चियां मेरी फ्रेंड्स की जा रही हैं उम्रा करने के लिए, तो मैंने आई पुट देम ऑन सेफ प्रोजेस्ट्रॉन। वो हेल्प आउट करता है, वो हेल्थ को बेहतर करता है बजाय उसको ख़राब करने के। तो पहली बात तो ये है कि अगर वेरी सिवियर पेन है, इसको हम डिस्मेनोरिया कहते हैं, सिवियर डिस्मेनोरिया शुड बी इन्वेस्टिगेटेड कि ये इतना सिवियर पेन क्यों हो रहा है। एक तो ये है कि नॉर्मल सब कुछ है, उसका यूट्रस इतनी ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि वो उसको एनॉक्सिया होके पेन हो रही है। ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आप थोड़े से स्पाज़्मोलिटिक्स ले लें और वो थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाएगा, या प्रोस्टाग्लैंडिन्स बहुत सिक्रीट होते हैं उस वक़्त। एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे मेफेनेमिक एसिड है, पॉन्स्टॉन है, इस किस्म की चीज़ें ले लें तो पेन रिलीव हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत सीवियर पेन है और वो बिल्कुल बेड रिडन हो जाती है और बहुत शदीद पेन है, इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड कि ऐसा क्यों है। ये एंडोमेट्रियोसिस में ज़्यादातर होता है, और शदीद पेन जो है उसको हमेशा डॉक्टर के पास जाएं, अल्ट्रासाउंड करवाएं। अगर ऐसा कुछ नहीं है जिसकी ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा देर तक होनी है, तो जस्ट टेक अ स्पाज़्मोलिटिक एंड एन एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन एंड दैट वुड रिलीव द पेन। सो यूजुअली जो कहा जाता है कि आप गर्म दूध ले लें या गर्म पानी पी लें, वो भी सूदिंग होता है ना, तो हाँ, इफ़ेक्टिव है? बिल्कुल ले लें, साथ एक कोई पैनाडॉल ले लें, या लेकिन जो इफ़ेक्टिव होगा वो एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन होगा, जी, जिसमें मेफेनेमिक एसिड है, मतलब राइट। पॉन्स्टॉन है, और दूसरा आपका एंटी स्पाज़्मोलिटिक जो कि स्पैज़म को दूर करे, वो ये दोनों इफ़ेक्टिव होंगे। ठीक, जब बात करते हैं मर्दों की, तो ये बताइए इम्पोटेंसी के हवाले से कि इसमें कितनी हकीकत है? यूजुअली सर्टेन केसेस आते हैं शादी के, कि लड़कियाँ वापस आ गई और उनका ये गिला होता है कि हमारे हस्बैंड्स इम्पोटेंट थे, या व्हाट वुड यू, मतलब आप अपनी ओपिनियन क्या देंगे इस हवाले से? आपको क्या लगता है? देखिए, इनमें इस बात में कई बार लड़कों के साथ ज़्यादती हो जाती है, बिकॉज़ उनको फर्स्ट एनकाउंटर में बहुत स्ट्रेस होता है, उनके ज़हन में भी होता है कि पता नहीं मैं परफ़ॉर्म कर सकूँगा कि नहीं। तो बच्ची को थोड़ा सिम्पैथेटिक होना चाहिए, उसको भी ऑलराइट, जेंटल होना चाहिए। इट टेक्स टाइम फॉर वेट ऑन ईदर साइड। या ऐसे भी हो सकता है कि ये स्ट्रेस में वो बेचारा जो है वो राइट, परेशान हो राइट। रहा है, तो उसको टाइम दें। लेकिन अगर काफ़ी टाइम गुज़र चुका है और उसको कंफर्म हो गया है कि कोई इरेक्टाइल डिसऑर्डर है, ईआर कहते हैं हम इसको, ईडी, इरेक्टाइल डिसऑर्डर्स, तो वो फिर उसको दिखाना चाहिए फिजिशियन को, और स्पेशलाइज्ड फिजिशियन होते हैं इस दैट्स चीज़ के। क्योरेबल। सॉरी। इज़ दैट क्योरेबल? उसका सम इलाज है? यस, इम्पोटेंसी का कोई इलाज है? कोर्स देयर इज, बहुत सारे हैं, सर्जिकल उसके हैं, इलाज हैं, मेडिकल इलाज हैं, स्ट्रेस एंटी उनको डिप्रेसेंट देने से काफ़ी हद तक मसाइल हल हो जाते हैं। तो बच्ची को थोड़ा-सा सब्र के साथ उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसका स्ट्रेस दूर करना चाहिए, डॉक्टर को कंसल्ट करें, कोई स्ट्रेस दूर करने की मेडिसिन ले लें 2 घंटे तो पहले, मेडिकेशन से आप कहती हैं कि इम्पोटेंसी का इलाज हो सकता है? हो सकता है, लेकिन बिल्कुल। कुछ हद तक। ठीक, तो ये बताइए कि अगर हस्बैंड इम्पोटेंट है, हुँ, हुँ। तो क्या ये मियाँ-बीवी, ये जो कपल है, कैन दे हैव चिल्ड्रन इन फ्यूचर? इकट्ठे रह सकते हैं? फिज़िकल इंटिमेसी जो है वो वैसे ही टू सम एक्सटेंट बरकरार रह सकती है? बेटे, उसके सीमन में अगर स्पर्म्स हैं, तो हमने बहुत से ऐसे केसेस किए हुए हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों इतने लविंग होते हैं, वो आके डिस्कस करते हैं हमसे। मेरे क्लिनिक पे आई कॉल हस्बैंड एंड वाइफ इकट्ठे मैं अंदर बुलाती हूँ, ऐसे प्रॉब्लम्स में, और उन दोनों से मैं डिस्कस करती हूँ कि बेटे, हम आपके सीमन का एक इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन का तरीका होता है, जिसमें हम स्पर्म्स को वॉश करके जो बच्ची है उसके यूट्रस में हम इंजेक्ट कर देते हैं, बारीक सा एक स्पेशलाइज्ड आईयूआई कैथेटर होता है जिसके जी, जरिए, और स्पेशलाइज्ड फ्लूइड्स होते हैं जिनके अंदर हम वॉश करके, और वो एंड दे अचीव प्रेगनेंसी। तो इसलिए दैट्स अगर पॉसिबल। ऑफ कोर्स इट इज, इरेक्टाइल डिसऑर्डर्स अगर हैं, तो उसकी अगर मेडिसिन भी काम नहीं कर रही और उसका सर्जिकल टेक्निक भी काम नहीं कर रही, एंड दे लव ईच अदर, वो एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते, उनका मेन प्रॉब्लम ये है कि अब बच्चा कैसे होगा। तो हम आईवीएफ सेंटर वाले इसीलिए हैं कि हम उनके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दैट्स सकते हैं। कंप्लीटली पॉसिबल। इट इज पॉसिबल, यस। तो ये बताइए, जो बात करते हैं फिजिकल इंटीमेसी की, तो उसपे मियाँ बीवी का कितना रोल होता है एक दूसरे को साइकोलॉजिकली मोटिवेट करने में, इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ गुड फिजिकल इंटीमेसी, एंड हाउ वुड इट अफेक्ट अगर स्ट्रेस लेवल ज्यादा है जिस तरह आपने कहा?
स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है या एंग्जाइटी या डिप्रेशन या इस तरह का कोई कियोस या क्योटिक माहौल अगर मौजूद है, तो वो किस हद तक इफ़ेक्ट होती है और मियाँ को बीवी के लिए और बीवी को मियाँ के लिए, हस्बैंड वाइफ दोनों को एक-दूसरे के लिए किस तरह से हीलिंग पार्टनर्स होना चाहिए? ये बड़ा ही अच्छा सवाल तुमने किया है। देखो, अगर मियाँ रात के बर्तन जमा हैं और वो किचन में आके कहता है कि आधे मैं धोता हूँ, आधे तुम धो, जी, चलो फिर लेट्स गो टू आवर रूम। ठीक राइट। है? फिर तो वो खुशी-खुशी, मतलब वो इतनी उसके साथ देखो, बेसिक जो ट्रिगर करता है ना दिस प्रोसेस इन लव, तो ये यही है कि एक दूसरे का ख्याल कितना है आप। ठीक है? राइट। अगर वो बेचारी सारा दिन बच्चे सँभाल रही है, सफाइयाँ कर रही है, रात तुम आए हो थक-थका के और वो अपनी बुरी तरह थकी हुई है, पसीने में भीगी हुई है और वो अब बर्तन साफ़ कर रही है और तुम कहते हो कि जी सुबह धो लेना और तुम आ जाओ, मुझे नींद आ रही है। एंड यू परफॉर्म विदाउट हर गेटिंग एनी प्लेजर आउट ऑफ इट। तो ये तो कोई तरीका नहीं है। तो ट्राई टू कंसोल हर, ट्राई टू बी हर पार्टनर, उसको मोहब्बत से, उसको दिलजोई से, उसके लिए कुछ थोड़ा सा एक बाहर अपने लॉन में से ही फूल का, गुलाब का फूल तोड़ के ले आओ, उसको वही ट्रिगर कर देगा। उसकी अफेक्शन तुम्हारे लिए, उसकी मोहब्बत, वो सारा कुछ। एंड जब ये ट्रिगर होता है, वो आपके साथ पूरी तरह से इन्वॉल्व होती है। बिफोर स्टार्टिंग दैट फिजिकल यस, इंटीमेसी यू हैव टू यस, एक्चुअली एक्चुअली बी देयर फॉर ईच अदर। ठीक है? तो इसमें प्रेगनेंसी बहुत जल्दी होती है। यू मीन कि फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री हस्बैंड जो वाइफ है, के दरमियान बहुत अच्छी होनी एग्जैक्टली, चाहिए। बहुत अच्छी होनी चाहिए। उससे प्रेगनेंसी बहुत जल्दी होती है और ज्यादातर मेल्स होते हैं। ओह नाइस। तो इसलिए ये जो है, ये इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप मोहब्बत से अपनी बीवी को रखें, उसको अपना एक लाइफ पार्टनर बनाएं, अपना दोस्त बनाएं। ठीक है? जी। और डिस्कस करें सारा दिन। वो दोस्तों को ड्राइंग रूम में बिठा के ना डिस्कस करें, अपनी वाइफ से डिस्कस करें, उसको अपना एक लाइफ पार्टनर इन रियल, उसको अपना लाइफ पार्टनर ठीक। बनाएं। आपने बात की कि वाई क्रोमोसोम चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, मतलब बेबी बॉय हो सकता है। तो ये बताइए कि क्या ये डिपेंड भी करता है कि आपकी परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करता है या ये नसीबों की बात है? और ये क्या नसीब लड़की से ही जुड़ा हुआ है या ये मर्दों की तरफ से है या ये सिर्फ़ एक मिथ है कि बेटियाँ या बेटे जो हैं वो मर्द की तरफ से हैं या लड़की की तरफ से हैं? बेटे, कैन ये यू तो क्लियर दिस आपने बड़ा ही अच्छा, कैन यू ये क्लियर तो दिस ये तो जब कॉन्सेप्ट? मैं इसके बारे में बताती हूँ ना तो एक धमाका सा दिस हो वॉर जाता है। बिटवीन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स? यस, यस नो, प्लीज़। देखो, बच्ची के तो अंडे एक ही तरह के हैं सारे। जी, एग्स आर ऑल द सेम। जी। मर्द के स्पर्म्स जो हैं वो एक्स और वाई हैं। ऑलराइट। जिसमें ज्यादा वाई हैं उसके यहाँ बेटे ही होते चले जाएंगे, जिसके पास ज्यादा एक्स हैं ऑलराइट। बेटियां ही होती चली जाएंगी। फिर दूसरी बात यह है कि जब एल्कलाइन मदर की जो सिक्रीशंस हैं वो एल्कलाइन ज़्यादा होगी, तो ज़्यादातर जो मेल वाई क्रोमोसोम है वो ट्रैवल बहुत अच्छी तरह कर सकता है उसके अंदर। तो आप अपनी वाइफ से जितना मोहब्बत करेंगे, जितना उसको ट्रिगर करेंगे, उतना ही वो जो सिक्रीशंस हैं वो एल्कलाइन होंगी। ये एंड शायद दैट्स ऑल। आम आम लोगों के समझ में नहीं आएंगी ये बातें, लेकिन ये कि ये मोहब्बत की सारी बातें हैं। अब नई रिसर्च आई है, अगर किसी बच्ची को बार-बार अबॉर्शंस हो रहे हैं, बार-बार उसके फर्स्ट जी, 3 जी। मंथ्स में बच्चे ज़ाया ट्राइमेस्टर हो के रहे हाँ हैं, जी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जी, जी। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई फिज़िकल डिफेक्ट नहीं है, आपको कोई रीज़न नज़र नहीं आ रहा, राइट। तो उसका इलाज है TLC, टेंडर लविंग केयर। ओह! आई सी। तो बॉडी के अंदर कुछ किलर सेल्स होते हैं, कुछ सपोर्टिव सेल्स होते हैं और उनका बैलेंस चल रहा होता है। राइट। अगर आप अपनी बीवी से मोहब्बत करते हैं और उसको हर तरह का सुकून देते हैं, टेंडर लविंग केयर देते हैं कि कोई बात नहीं, यू विल अचीव अ प्रेगनेंसी, बजाय इसके कि पूरा खानदान मिलके उसको 18 डिक्लेयर कर दे और उसका शादियों में जाना मना कर दे और उसको कहे कि न्यूबॉर्न बच्चे को नहीं तुमने देखना, तुम्हें तो 18 हो गया है, तुम्हें फलां हो गया है, तुम तो आसेबजदा हो गई हो, तो वो तो कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर सकेगी। आप उसके उसको सारे डिमोटिवेट किलर कर रहे सेल्स हैं। जो वो उसके इम्यून सिस्टम है वो तो टॉक्सिक उसको हो जाएँगे। टॉक्सिक हो हाँ जाएगी जी। बॉडी। ठीक, और ठीक, अगर ठीक। आप उसको मोहब्बत से रखेंगे, टेंडर लविंग केयर देंगे, तो ये हर चीज़ बॉडी की चेंज हो जाती है। हर चीज़ So you चेंज हो say जाती कि to have a good family, it all starts with a good chemistry and है। physical यस, compatibility. यस। ऑलराइट, गुड, गुड। जब बात करते हैं पास्ट की या माज़ी की,
अक्सर कहा जाता है कि जो लड़के हैं वो अपना माजी शेयर करते हैं लड़कियों के साथ इन टर्म्स ऑफ हैविंग एनी अफेयर्स इफ दे वुड लाइक समवन इन द पास्ट, लेकिन लड़कियां अगर शेयर करें तो थिंग्स आर डिफरेंट। सो व्हाट वुड यू से? इसीलिए मैं कहती हूँ कि हम हमारे दीन में भी है कि पहले मिल लें, जी। आप एक दूसरे को पसंद कर लें, आप एक दूसरे के आजकल तो टेलीफ़ोन नंबर्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लिए जाते हैं कि दे शुड टॉक टू ईच अदर बिफोर मैरिज। अब शादी हो गई है और उसके बाद आप डिस्कस कर रहे हैं तो उसका तो कोई कोई फ़ायदा नहीं है। सो डू इट बिफोर मैरिज और सच पे बुनियाद रखें अपने रिश्ते की। अर्ली ह्यूमिलिएशन इज इज़ बेटर। ऑलवेज़ बेटर देन लेट ह्यूमिलिएशन। सो गेट ह्यूमिलिएटेड फर्स्ट। अगर कोई आपसे वाक़ई मोहब्बत करता है एंड तो देन गेट इन आपको लव। आपको या। आपके उस सच को वो वैल्यू करेगा, राइट। ठीक है? सो नेवर नेवर बिल्ड अ बिल्डिंग ऑन फॉल्स सारी इंफॉर्मेशन। फॉल्स स्टेटमेंट्स और फॉल्स पेस। ट्रू। जब लड़कियों की बात करते हैं तो कहा जाता है कि लड़कियां सर्टेन एज में शादी कर ले, कंसीव करने में आसानी होती है। अदरवाइज अगर वो ओवर एज हो जाए तो कंसीव करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। वो कौन सी एज है और क्या ये वाकई हकीकत है? बताइए। बिल्कुल, लड़के और लड़कियों दोनों के पहले तो हम उनकी जो एग्स और स्पर्म्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। जी प्लीज। आफ्टर द एज ऑफ 40 मेन आल्सो डिक्लाइन, उनकी भी हर चीज़ डिक्लाइन में आ यानी कि जाती है। मर्दों की भी एक एज होती है येस, जिसमें वो जो है डिक्लाइन की तरफ जा रहे होते हैं जी एज़ रिगार्ड्स द उनकी परफॉर्मेंस क्वालिटी उनकी ऑफ द परफॉर्मेंस स्पर्म अफेक्ट हो एंड सकती परफॉर्मेंस। है। ऑफ कोर्स दोनों चीज़ें डिक्लाइन करना शुरू कर देती हैं और बच्ची के तो जो एग्स हैं उनका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। तो ये तो हो गई मेडिकल उनकी बच्चा पैदा करने की सलाहियत। ठीक। तो दूसरी प्रॉब्लम्स ये हैं कि अगर आप हार्मनी जो फिजिकल इंटीमेसी की हार्मनी है दैट यू सेटिस्फाई ईच अदर, उसके अंदर ये है कि अगर लड़का डायबिटिक है तो उसका तो सारे ईडी भी होगा, इरेक्टाइल डिसऑर्डर भी होगा उसको, और स्ट्रेस का लेवल उसका क्या है, उसकी न्यूट्रिशन कैसी है, उसके और प्रोस्टैटिक वो हाइपरट्रोफी तो नहीं है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होती हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिससे कि ये परफॉर्मेंस जो है वो अफेक्ट हो सकती है। डायबिटीज़ बहुत कॉमन हो रही है और ज़्यादातर इरेक्टाइल डिसऑर्डर्स जो हैं वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ में होते हैं। फिजिकल इंटीमेसी और हेल्दी परफॉर्मेंस के लिए हेल्दी टाइमिंग्स क्या हैं मर्दों के और वाइफ्स के हवाले से भी बताइए। ये आप कोई डिक्लेयर नहीं कर सकते। इट्स डिफरेंट इन डिफरेंट पीपल। सो यू कैन नॉट हाउ दे एन्जॉय ईच अदर, हाउ डू दे परफॉर्म, इट इज़ टोटली डिफरेंट। कोई मेडिकल डिसऑर्डर ना हो दोनों को और दोनों जो हैं हेल्दी हों, न्यूट्रिशनली, स्ट्रेस वाइज़, फिज़िकली, तो मेरा ख़्याल है इट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट कपल। यू कैन नॉट पिन पॉइंट। फिजिकल इंटीमेसी की लिमिट्स क्या हैं? हाँ, ये बहुत ज़रूरी सवाल आपने किया है क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं जिनकी शादी होने वाली है या हस्बैंड्स हैं, यंग हस्बैंड्स, मेरा ख़्याल है कि वो ट्रिपल एक्स मूवीज़ और ब्लू फ़िल्म्स वो बच्चे इकट्ठे मिल के वो देखते हैं और फिर घर आके वो ट्राई करते हैं अपनी वाइफ़्स के ऊपर। तो ये मेरा मशवरा है उनके ऊपर कि वो एक बहुत एक्सट्रीम के ऊपर वो एक वहशियाना और जानवरों की तरह का वो एक्ट है। प्लीज़ उसको अपनी वाइफ़्स के ऊपर ट्राई ना करें। और ये लिमिट्स हैं जो ऑब्ज़र्व करनी चाहिए और इसके अंदर वो सारी चीज़ें अपनी वाइफ़ के ऊपर वो नहीं करनी, अप्लाई नहीं आपने करना चाहिए, ट्राई शुड नॉट नहीं ट्राई करनी, दैट। जो आप ट्रिपल एक्स मूवीज़ में देखते हैं। ओके। प्लीज़ डोंट डू दैट। और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि गलत हैं, इस्लाम के लिहाज से भी, सोशल सेटअप के लिहाज से भी। तो बच्चों को खुद उनके फादर्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को बिठा के लिमिट्स सिखाएँ। सप्लीमेंट्स की जब बात करते हैं, यूजुअली कहा जाता है कि जब लड़कियों की शादी होने वाली हो तो वो सप्लीमेंट्स खाना शुरू कर दे, आयरन का इस्तेमाल, फॉलिक एसिड का इस्तेमाल, सो इट कैन हेल्प हर कंसीव प्रोग्रेसिवली। आपको क्या लगता है इसमें कितनी बिल्कुल, हकीकत है? बहुत ही हकीकत है। फ़ोलिक एसिड हमारे इलाके में कम है, तो फ़ोलिक एसिड देनी पड़ती है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो जाते हैं, आपका ब्रेन और जो भी उसके रिलेटेड ऑर्गन्स हैं, वो सही डेवलप नहीं होते, तो फ़ोलिक एसिड तो डेफ़िनिटली लेना है। फिर उसके बाद एक पूरा ह्यूमन निकल रहा है ना, उसका ब्लड बन रहा है, सब कुछ बन रहा है। उसके अपने आयरन स्टोर्स पूरे होंगे, तो अपने लिए भी ब्लड बनाएगी और उसके लिए फिर डिलीवरी के वक़्त इतना ज़्यादा 2 से 3 पॉइंट ज़ाया होता है। तो उसको उसकी हीमोग्लोबिन कम से कम 12 होगी,
तो वो डिलीवरी की तरफ जाए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की लिमिट है 12 हीमोग्लोबिन। अगर किसी औरत की 12 नहीं है तो आप उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स करें अगर वो क्लोज टू डिलीवरी है। और अगर क्लोज टू डिलीवरी नहीं है, जैसे 4-6 मंथ्स की प्रेगनेंसी है, तो फाइंड आउट करें कि उसका अपना ब्लड क्यों नहीं बना। अगर उसको 8-9 देखें, पेट के कीड़े हमारा खून चूस रहे होते हैं, मच्छर खून चूस रहे होते हैं। ग़िज़ा हमें हमारी बच्चियों को सबसे आखिर में दी जाती है, पहले अच्छा-अच्छा लड़कों को दिया जाता है, उसके बाद बच्ची की बारी आती है और फिर उसकी माँ की बारी आती है। तो बच्चियों को बल्कि ज़्यादा प्रोटीन्स और ज़्यादा कुछ देना चाहिए क्योंकि उनको स्टोर्स ज़्यादा चाहिए। तो उनको शादी से पहले माँ-बाप को शादी की तैयारियों में उसकी हेल्थ की तैयारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि उसका टिक्का और उसका ड्रेस वो कहाँ से आना है और मेकअप कहाँ से होना है। नो, उसके सारे टेस्ट करवाइए, वो हार्मोनल बिल्कुल ठीक है, उसके स्टोर्स पूरे हैं, वो आगे जाके बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखती है कि नहीं, वो इमोशनली और हर तरह से साइकोलॉजिकली इस इवेंट के लिए तैयार है। ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, जैसे एक आप हँसते-बसते पौधे को एक क्यारी से उठा के दूसरी क्यारी में लगा दें, उसको खाद भी दें, सब कुछ दें, राइट। चंद दिन वो मुरझाया रहेगा, फिर वो उठना शुरू होगा। तो इसलिए इस तरह सोचें कि वो सारी उम्र जिस घर में रह रही थी, जेंटल केयर इज नेसेसरी। यस, और माँ-बाप को उसको पूरी तरह से उसके स्टोर्स भर के भेजना है, क्योंकि आगे जाके वो बेचारी खुद से कुछ नहीं माँगेगी। हो सकता है वो अच्छे लोग हों, लेकिन वो नहीं इस तरह ख़्याल रख सकते जिस तरह के माँ-बाप रख सकते हैं। तो आप ये कहती हैं कि अगर एक लड़की का या एक औरत का 12 पर हीमोग्लोबिन है तो उसको कंसीव करने की तरफ जाना चाहिए। अगर 12 से कम है तो पहले वो अपनी हीमोग्लोबिन को एक स्टैंडर्ड लेवल पर लेकर आए और उसके बाद कंसीव की तरफ नहीं जाए। बेटे, कंसीव की बात नहीं मैं कर रही, ये क्लोज टू डिलीवरी 12 होना चाहिए। डिलीवरी बच्चे की जो पैदाइश है उससे पहले उसका 12 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन लेकिन ऑफ जो कोर्स 12 होना हाँ जी, चाहिए, 12 कंसेप्शन पे भी 12 जो होना कहा जाता है चाहिए। यूजुअली कि अगर यस, खून की कमी है तो पहले यू शुड पहले सब कुछ ये रीबिल्ड तो मैं योरसेल्फ। तो ये कहती हूँ कि वो माँ-बाप जो तैयारी दूसरी कर रहे हैं ना, उनको जी, जी। ये तैयारी करनी चाहिए कि इसका टू मेक हर हीमोग्लोबिन मोर 12 हेल्दी। तक पहुँचा हुआ है कि नहीं पहुँचा हुआ। ये जा रही है, अब हम इसको भेज रहे हैं, तो इसको अब तो हम पूरी तरह से इक्विप करके भेजें ना। राइट, राइट। सो डॉक्टर साहिबा, बिफोर वी रैप अप दिस सेशन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि काइंडली मुझे बेबी डायपर मैनुअली बना के दिखाइए। थैंक यू बुशरा फॉर आस्किंग मी टू डू दिस। देखें, एक आपने स्क्वायर कपड़ा ले लेना है जी, जी। और वो एब्जॉर्बेंट कॉटन का होना चाहिए। वो ऑलराइट। मिलते हैं जो बिल्कुल पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक। ठीक है? अब इट इज़ सो सिंपल कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। आप इसको सिर्फ़ ऐसे करें और फिर ऐसे करें, और ये जो ऊपर वाला है, इसको यूँ कर लें। ठीक। थोड़ा-सा ये कपड़े में आसानी से हो जाता है, ये क्योंकि टिश्यू पेपर है तो फिर भी समझ तो आ जाएगी। इसको हम दोबारा इस तरह कर लेते हैं और इसको आपने ऐसे स्प्रेड करना है, ठीक है? जी, ये हो गया। अब ये तो वो जो पंजाबी में कहते हैं लंगोट बन गया, ठीक जी। है? और इसका ये वाला हिस्सा जो है, यू इसको आप फ़ोल्ड करते जाइए, फ़ोल्ड करते जाइए, ओह फ़ोल्ड नाइस, करते टू ब्रिंग इन जाइए, द मिडल। फ़ोल्ड करते जाइए, नाइस। और ये सेंटर में ये एब्ज़ॉर्ब करेगा फ्लूइड को, उसके जी, जी, यूरिन को, एक्सक्रीशन को। हाँ जी। एक्सक्रीशन को। अब इसके ऊपर अगर आपके बेबी ने सुबह स्टूल पास कर लिया है, और सारा दिन तो आप इसी को कर सकते हैं, इसको वॉश करें और धूप में डाल दें। अगर आपके बेबी ने अभी स्टूल करना है या कुछ, तो आप सर्जिकल वो होते हैं, हम सर्जिकल इस्तेमाल करते हैं, पैड्स? सर्जिकल नहीं, हम मॉपिंग स्वॉब्स होते हैं जो जी, हम जी। सर्जरी में यूज करते हैं, वो ऑलराइट। स्टरलाइज्ड पैकिंग में मिल जाते हैं। इट इज प्योर कॉटन, ओह ठीक है, नाइस। और वो स्टरलाइज्ड होते हैं। तो आप इसके ऊपर रख सकते हैं, वो इस तरह लॉन्गिट्यूडनली आप एक दो ऊपर रख लें। जब वो स्टूल पास कर ले, वो उठा के आप फेंक सकते हैं किसी चीज में रैप करके, और बाकी जो फ्लूइड है या यूरिन है, आप इसको धोएं और धूप में डालें और रीयूज़ हो दोबारा जाएगा आराम से, रीयूज हो आपका जाएगा। कपड़ा। और इसको आपने देखें, ये पीछे स्टूल के लिए जगह बन गई, और ये जब आप सामने लेके आएंगे तो ये यूरिन को एब्जॉर्ब So करेगा। this is a cute baby diaper. या Yeah, और that's एग्जैक्टली really यही nice.
अगर कुछ बच्चियां अपने लिए बना लें जी। तो दे कैन जस्ट यूज यहाँ पे एक सेफ्टी पिन जिसका आगे से वो प्रोटेक्टिव होता है, ये वो भी इसी तरह यूज कर सकती हैं और ये ज्यादा प्रोटेक्टिव है। ब्लड यहाँ और यहाँ ये पूरा कवर्ड है। इसके ऊपर भी अगर वो रख लें सर्जिकल स्वॉब्स तो वो बिल्कुल स्टेरलाइज्ड होगा और हैवी फ्लो को भी वो रोक लेगा। एंड दे कैन वॉश इट अगेन, एंड रीयूज रीयूज हो इट सकता है बिल्कुल। multiple times. या Thank you for taking out your precious time. We are definitely meeting again. Thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye bye.